साथियों, पिछले 6 महीने को देखा जाए तो अरब क्षेत्रों में चल रहे संघर्ष इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि किस तरह से तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी गाजा और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट खत्म भी नहीं हुआ था, तब तक ईरान ने इसराइल पर अटैक कर दिया। और ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि किस तरह से 48 घंटे, आने वाले 48 घंटे इसराइल और ईरान के लिए संघर्ष में होने वाले हैं, जिसपे निगाह सभी की बनी रहेगी। पूरे मामले को जानेंगे, असल में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ईरान ने अचानक से इसराइल पर हमला कर दिया है। क्या ये कोई जमीनी मामला है या फिर कोई ऐसा पुराना मामला जिस पर हम निगाह नहीं डाल रहे हैं। पूरे मामले को समझेंगे उससे पहले साथियों, एक बार फिर आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पर स्वागत है। चलिए सबसे पहले 1 अप्रैल की तरफ चलते हैं। 1 अप्रैल ये वही दिन है जिस दिन सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के एक दूतावास पर इसराइल का हमला कर दिया गया था। असल में साथियों, ये दूतावास अभी नया बना था और इसके उद्घाटन के समय की बात है जब इसराइल ने इस पर हमला कर दिया, जिसमें टॉप कमांडो के साथ में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। साथियों, इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि ईरान के जो टॉप पर्सन थे, जिनका नाम था अयतुल्ला अली जी, उनकी मृत्यु हो गई। और इसी बात से ईरान बौखला गया है और बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। 1 अप्रैल के बाद यह है उस मोमेंट की पिक्चर, 1 अप्रैल की, जब इस पर हमला कर दिया गया। अच्छा, ये जो हमला हुआ है दूतावास पर, ये आपके वियना कन्वेंशन 1961 का एक बड़ा उल्लंघन है। असल में वियना कन्वेंशन 1961 सभी दूतावास और सभी तरीके के सुरक्षा के कन्वेंशन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जो इस बात को टैकल करता है कि किसी भी दूतावास पर, किसी भी एम्बेसी पर कोई भी देश हमला नहीं कर सकता है। बट देखा जाए तो सीरिया, ईरान ने इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है, जो कि अभी तक ऑफिशियली इसराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया है और ना ही इस हमले को नकारा है। बात किया जाए द हिंदू न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग तो इसराइल ने अभी तक इस अटैक को ना तो अपने ऊपर लिया है और ना ही इस बात से मना किया है कि ये हमला हमने नहीं किया था। कुल मिलाकर जितने भी संगठन हैं, जितनी भी एजेंसीज हैं, इसे पूरी तरह से वियना कन्वेंशन 1961 का उल्लंघन मान रही हैं और इसी के साथ ये मामला और बौखला गया है। साथियों, चलिए बात को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक बार मैप को देखेंगे, जिससे कि जितनी भी बातें मैं आपको बताने वाली हूं उसको आप बेस के साथ क्लियर कर पाए। ये है इसराइल और ये है आपका इराक और ये है ईरान। आप देख पा रहे होंगे कि एक बड़ी डिस्टेंस है यहाँ पर ईरान और इसराइल के बीच में, फिर भी एक कॉन्फ्लिक्ट का दावत हो गई है। असल में साथियों, ईरान की बात की जाए और इसराइल की अगर बात की जाए, ये दोनों ऐसे देश हैं जो टेक्नोलॉजीज में सबसे आगे हैं और अपनी पावर की वजह से इनके बीच में लगातार संघर्ष बना रहता है। अगर इनके टेक्नोलॉजी की बात की जाए, इनके ऊर्जा की बात की जाए, एनर्जी की बात की जाए, तो परमाणु ऊर्जा के लिए हमेशा इसराइल ईरान को टारगेट बनाता रहता है और उस पर निशाना साधता रहता है। फिर चाहे आप 1993 की बात कर लीजिए, फिर चाहे आप सन 2000 की बात कर लीजिए, हर बार इसराइल ने ईरान पर इस बात के लिए अटैक किया है क्योंकि उनके परमाणु क्षमताएं इसराइल से ज्यादा है। और ईरान और इसराइल का जो संघर्ष है वो सिर्फ एक ऊर्जा का और अपनी ताकत का संघर्ष है, जो कि अभी तक लगातार चला आ रहा है। साथियों, अभी पता चला था कि ईरान ने लगभग 300 बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, रडार, ड्रोन सभी की मदद से इसराइल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, जिसमें से कई ऐसे मिसाइल हैं जो इसराइल के अंदर नहीं पहुंच पाई हैं क्योंकि इसराइल के पास भी कई ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे वो उनके क्रूज मिसाइल को रोक पाता रहा है। माना जाए तो 48 घंटे आने वाले इजराइल के लिए बहुत भयावह हो सकते हैं, ऐसा सीआईए की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है। देखिए, ये जो पूरा मामला है ये इतना छोटा मामला नहीं है जितना कि हमको दिख रहा है। जैसे कि गाजा अटैक की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि गाजा का जो अटैक था, जो कि हमास ने इजराइल पर किया था, उसकी भी नींव कहीं ना कहीं ईरान से मिलकर चलती है। यानी कि इसका जो दावत हुई है, इस कॉन्फ्लिक्ट की जो दावत थी वो ईरान की तरफ से थी। असल में साथियों, जितने भी हमारे आतंकी समूह हैं, फिर चाहे आप हमास की बात कर लीजिए, फिर चाहे आप फिलिस्तीन में के ग्रुप की बात कर लीजिए, फिर चाहे आप सीरिया के ग्रुप की, शिया की बात कर लीजिए, ये सभी ऐसे ग्रुप हैं जिनको फंडिंग करने का काम ईरान करता है। साथियों, सभी ऐसे आतंकी ग्रुप जिनको फंडिंग ईरान कर रहा है उसकी एक बड़ी वजह है। असल में अगर आपको ध्यान होगा कि फिलिस्तीन का हिजबुल्लाह एक आतंकी समूह जिसका संगठन 1980 में किया
था। असल में साथियों, उत्तरी इजराइल, ये आप ऊपर वाला सेक्शन देख रहे हैं, यह है उत्तरी इजराइल। 1980 के दशक में लेबनान में इजरायली के द्वारा इस उत्तरी एरिया को कब्जा करने के लिए इस हिजबुल्लाह के द्वारा अटैक किया गया था। अब बिल्कुल उसी तरीके से सिर्फ आपके लेबनान के हिजबुल्लाह आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं, यमन में पाए जाने वाले हैती आंदोलन के लिए भी ईरान ने फंडिंग की थी। वहीं पर ईरान का सीरिया के साथ में भी एक बड़ा रिश्ता रहा है। सीरिया में पाया जाने वाला जो शिया समूह है, उनकी फंडिंग के लिए भी ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाता है। और इसी वजह से जब गाजा का कॉन्फ्लिक्ट इजराइल के साथ में हुआ था, तो ऐसा माना गया था कि ईरान का इसका एक बड़ा रिश्ता नाता रहा है। क्यों रहा है, पूरा मामला मैं आपको आगे बताऊंगी, बट उससे पहले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात कर लेते हैं 5 अप्रैल 2024 की। 5 अप्रैल 2024 ये वही समय है जिस समय पर एम्बेसी पर हमला किया गया और उनमें मारे गए लोगों को दफनाया जा रहा था। उस समय लोगों का आक्रोश देखने लायक था, जिसका पिक्चर स्क्रीन पर आपके सामने है। यहाँ पर कई सारे इजराइल के फ्लैग्स जलाए गए, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया, और ये जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज रात 13 अप्रैल 2024 को आप लोगों ने देख ही लिया है। साथियों, उसके बाद अभी रिसेंटली 13 अप्रैल 2024 यानी कि आज की रात की बात है, जिसमें ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक ऐसे शिप को टारगेट कर लिया है, ऐसे शिप को सीज कर लिया है जिसमें भारत के 17 नागरिक शामिल थे। भारत की निगाह से देखा जाए तो भारत के रिश्ते ईरान के साथ में भी अच्छे हैं और इजराइल के साथ में भी अच्छे हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं इस पूरे रिवॉल्ट में, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में भारत भी जोखिम में आ रहा है। फिलहाल अभी 17 ऐसे नागरिक हैं जो पूरी तरह से ईरान के हाथ में हैं और उन्होंने इस शिप को सीज कर लिया है। देखिए, ये है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये एक ऐसा पार्ट है जहां पर भारत के कई ऐसे शिप जाते हैं जो ऊर्जा के लिए खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर हैं, और इन्हीं में से एक ऐसा शिप जिसे पूरी तरह से ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया है, और ये एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है भारत की तरफ से। अब चलिए देखेंगे कि अब तक ऐसा क्या क्या हो गया है जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इजराइल रक्षा बल ने अभी रिसेंटली कहा है कि जो ईरान है, उन्होंने अपनी क्रूज मिसाइल से बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट, विस्फोटक, ड्रोन, इन सभी से 300 से अधिक अटैक इजराइल पर किए हैं, जिसमें से कई अटैक को इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से रोक भी लिया है। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए अप्रैल का एक नया ऑफर लेकर आया है, जो कि 50% ऑफ और 6 मंथ का एक्सटेंशन दे रहा है। मेरे जितने भी साथी यूपीएससी सीएससी 2025 या 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए आरंभ बैच लेकर आया है। ये आपके लिए 0 to हीरो वाला बैच है, जिसमें आपके एजुकेटर आपको 0 से तैयारी हीरो तक की कराएंगे, बट आपने सही समय पर इसमें इनरोल करना होगा। अगर आप लोग इसमें इनरोल करना चाहते हैं, अपने प्रोफेसर से डिस्कशन चाहते हैं, तो प्लीज गाइज, मेरा कोड है श्रेया10, इसे यूज कीजिए, जिससे कि आपको आपके कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ये है मेरा प्यारा भारत जो कि आप देख रहे हैं, उसके जस्ट बराबर में यहाँ पर आप देखिए ईरान है और यहाँ पर आपका इजराइल है। साथियों, अभी रिसेंटली जो हमले किए गए हैं वो नॉर्दर्न सेक्शन से किए गए हैं, यानी कि सीरिया से किए गए हैं, और दूसरा सीरिया का एक समूह है जिसका नाम है शिया समूह। शिया समूह ने कई सारे हमले इजराइल पर किए हैं। यहीं पर आप देखेंगे कि इस वाले एरिया में लेबनान है, और लेबनान का एक समूह है जो कि 1980 दशक से लगातार एक्टिविटी में रहा है, लगातार चर्चा में रहा है, लगातार एक्टिव रहा है, जिसका नाम है हिजबुल्लाह, और इसने भी इजराइल पर लगातार अटैक किए हैं। साथियों, ये 2 एरिया है जहां से अभी रिसेंटली ईरान की तरफ से हमला किया गया है इजराइल पर। और उत्तरी सेक्शन की बात की जाए, नॉर्दर्न सेक्शन की इजराइल की बात की जाए, तो इसका लड़ाई 1980 से लगातार चली आ रही है। साथियों, बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। यमन की अगर बात की जाए तो यमन में एक हैती समूह पाया जाता है, वो भी अक्सर इजराइल पर हमला करता रहता है। इन सभी की फंडिंग करने का काम कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि कई ऐसे
ऐसे रीजंस हैं युद्ध के जिसकी वजह से ईरान लगातार इजराइल को अपने टारगेट को बनाकर रखता है। और ये भी इसका एक सबसे बड़ा जो उबलता हुआ मोमेंट सामने आप देख रहे हो वो 13 तारीख की रात का था, जिसमें 300 से अधिक रॉकेट मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल की मदद से ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आप एक चीज देखिए कि ये जो हमारा प्यारा भारत है, कुछ हो या ना हो, हमारा भारत हमेशा सुखी रहना चाहिए, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बट यस साथियों, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं भारत एक बड़े इफेक्टिव जोन में देखा जा रहा है। असल में ये जो एरिया है, गल्फ एरिया जिसे बोलते हैं, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ पर्सिया, ये एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पर सबसे ज्यादा भारत के जहाजों का आना जाना रहता है। असल में साथियों, हमारा देश भारत गल्फ कंट्रीज के साथ एक अच्छे रिश्ते में है। हम सभी ऊर्जाओं के लिए, नंबर ऑफ एनर्जीज के लिए गल्फ कंट्रीज पर डिपेंडेंट हैं। फिर चाहे आप सऊदी अरेबिया की बात कर लीजिए, फिर आप यूएई की बात कर लीजिए। अभी रिसेंटली 2024 में एलपीजी का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन किया है, जिसमें हम एलपीजीज पर यूएई के साथ कनेक्ट हो गए हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कच्चे तेल की बात की जाए, इन सभी पर भारत निर्भर है। साथियों, ये एक बड़ा मामला सामने देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से गाजा और इजराइल के समय पर भारत को इतना ज्यादा जूझना नहीं पड़ा था, बट ईरान एक ऐसा देश है जिस पर हम कच्चे तेल के लिए पूरी तरह से निर्भर हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जिससे हम अपनी एनर्जी को साझा करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे आयात निर्यात पर एक बड़ा असर भी देखने को मिलने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी जो पूरा मामला हुआ है जिसमें ईरान ने एक बड़ा हमला इजराइल पर किया है, उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को कह दिया है कि इजराइल को जो अभी रिसेंटली हमला किया जा रहा है, ये उनकी जवाबी कार्रवाई है, यानी कि उनके अपराधों की सजा है जो कि ईरान ने किए हैं। असल में साथियों, अभी तक ईरान ने ना तो ये बोला है कि हमने ईरान पे हमला नहीं किया है, हमने दूतावास पे हमला नहीं किया है, और ना ही ये बोला है कि हमने किया है। मतलब बात बीच में चल रही है। ये कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक कि इजराइल ने हमला किया है कि नहीं किया है। पर कल रात में एक मामला सामने आया था जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि दूतावास में, जो नया दूतावास बनाया गया है, वो किसी पॉजिटिव काम के लिए नहीं बनाया गया था। उसमें कुछ ऐसी गतिविधियां हो गई थी जिसकी वजह से उनका देश एक बार फिर से खतरे में आ सकता था। इसी वजह से अचानक से इजराइल ने 1 अप्रैल को ईरान के दूतावास, जो कि दमिश्क में था, उस पर हमला कर दिया था और 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी। साथियों, अब देखेंगे हम लोग वो कारण जिसकी वजह से ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। असल में सबसे पहले एक आपको मामला ध्यान होगा, 2020 का मामला है, जनवरी 2020 का, जब ईरानी मेजर जिनका नाम था जनरल कासिम सुलेमानी पर ड्रोन से हमला किया था। आपको ध्यान है कि इजराइल एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, और अपनी टेक्नोलॉजीज का प्रमाण एक बार 2020 में इजराइल ने शो किया था, जिसमें मेजर जनरल कासिम सुलेमानी पर हमला किया था। और ये हमला तब हुआ था जिस समय पर कासिम सुलेमानी ईरान के प्रधानमंत्री जी आदिल अब्दुल महदी से मिलने के लिए जा रहे थे, और ये जो आपका अटैक किया गया था, ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया था। साथियों, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि किस तरह से इजराइल के पास अपनी एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो घर बैठे कुछ भी कर सकता है। दूसरा एक मामला सामने आया था जिसमें पिछले साल, यानी कि 2021-22 की ये बात है, जिसमें टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ईरान के एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने पूरा बीड़ा अपने सिर पर उठाया हुआ था ईरान की एनर्जीज के लिए, ईरान की टेक्नोलॉजीज के लिए, उनकी सनसनीखेज हत्या कर दी गई। साथियों, ये जो हत्या थी दिन दहाड़े कर दी गई थी। इनका नाम था मोहसिन फहरीदाजेद, और ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो पूरे विश्व भर में जाने माने ऐसे साइंटिस्ट थे जो अपनी न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, न्यूक्लियर इनोवेशन के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे। और इजराइल का इनको मारने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि अगर महसीन जी को, यानी कि महसीन फहरीदादेह के नाम से इनका पूरा नाम है, महसीन फहरीजादेह, ये एक पर्टिकुलर इनका पूरा नाम है। इनको मारने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एनर्जी में, न्यूक्लियर इनोवेशन में ईरान पीछे हो सकता है, और इसी उद्देश्य के साथ इनकी अचानक से दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। ये जो कि 2021 का आपका न्यूज है, इस 2021 के न्यूज
आपका लगातार ईरान बौखलाया हुआ था और उसका प्रमाण 2023 में आपको गाजा कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखने को मिला था। साथियों, ऐसा माना जाता है कि ईरान ने इन्हीं साइंटिस्ट की मृत्यु का बदला लेने के लिए गाजा के द्वारा हमास की एजेंसी के द्वारा इजराइल पर हमला कराया था और ये कॉन्फ्लिक्ट जो कि अभी तक थम नहीं पाया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब एक बात देख लेंगे कि ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा है उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले मुद्दे की तरफ चलेंगे, जो हमारे खाड़ी देश है जिन पर हम ऊर्जा के लिए पूरी तरह से निर्भर हैं। भारत एक ऐसा देश है जो कि सबसे ज्यादा कच्चे तेल का शुद्ध आयातक देश है और ये लगातार खाड़ी देशों के साथ में अपने आयात संबंधों को कई सालों से बनाया हुआ है। अगर साथियों ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता गया तो तेल के जो रेट है उनमें वृद्धि आ जाएगी, जो हमारा आयात का इन्वायरमेंट है, जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है उस मार्ग में ट्रबल आएगा, यानी कि हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक सकता है। साथ में जो कच्चा तेल हमको सस्ते दामों में मिल रहा है उसके मूल्यों में वृद्धि हो सकती है। हमारे राजकोषीय वित्त पर एक बड़ा घाटे की संभावनाएं जताई जा रही हैं। साथ में देश का जो आर्थिक विकास है उसमें भी रुकावट होने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। जैसे कि आप लोग सऊदी अरेबिया को देख रहे होंगे, सऊदी अरेबिया के साथ हम लोग लगभग 80% अपने कच्चे तेल पर निर्भर हैं। वहीं पर यूएई की बात की जाए तो 61% हम लोग निर्भर हैं कि किसी भी तरीके से अपनी एलपीजीज के लिए, अपने पेट्रोल के लिए, अपनी गैसेस के लिए, डीजल्स के लिए हम सस्ते दामों में इन अरेबी कंट्रीज के साथ में अपने रिश्तों को निभाते आए हैं। अब इनकी कीमतों में बढ़ने की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। साथियों, जिस तरह से हम लोग अपने रुख को फैलाते जा रहे हैं, हमारा देश भारत अपने चारों तरफ हाथों को फैलाता जा रहा है, रिश्तों को निभाता जा रहा है। यूरोप एक ऐसा कंट्री जो कि भारत से कई दूर एरिया में आपका है, उससे संबंधों को निभाने के लिए एक कॉरिडोर की स्थापना की जा रही थी जिसे इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर आपका 6 महीने पहले यानी कि अक्टूबर में शुरुआत हुई थी इसके बनने की। इस इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के बनने का सबसे बड़ा कारण था कि भारत को यूरोप के साथ कनेक्ट किया जा सके, और जब हम यूरोप के साथ कनेक्ट होंगे तो ऑल्टरनेट हम साथ में उन सभी कंट्रीज के साथ अपने रिश्तों को बना पाएंगे जिनका यूरोपियन कंट्रीज के साथ में रिश्ते बने हुए हैं। यानी कि हमारे यूरोपियन संघ जिन जिन देशों के साथ में अपने आयात निर्यात या अपने रिश्तों को निभाता है, इनडायरेक्टली भारत भी उनके साथ अपने रिश्ते निभा पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा देश की बात की जाए तो हम स्विट्जरलैंड को टारगेट करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से अब ये जो हमारे इंडियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसमें भारत यूरोप के साथ में एक रिश्ते को अपनाने के लिए एक कॉरिडोर को बना रहा था जो कि अरेबियन कंट्रीज से गल्फ ऑफ अरेबिया से यानी कि कहना चाहिए हमारे खाड़ी क्षेत्र से होकर निकल रहा था, अब इसमें भी रुकावट आ जाएगी। साथियों, जब हमारे गाजा का अटैक हुआ था उस समय पर गाजा इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अक्टूबर में इस पर काम होने पर रोक लग गई थी, जिसकी चिंता ग्रीस के प्रधानमंत्री जी ने जताई थी। एक बार फिर से टेंशन की बात आ गई है क्योंकि ये मामला शांत नहीं हो पाया था, जिसमें एक अलग तरीका निकाला गया था कि किसी तरीके से इजराइल के माइंड को डाइवर्ट किया जाए, इजराइल की एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। क्यों ना इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में इजराइल के कुछ बंदरगाहों की मदद ले ली जाए, जिससे कि इजराइल का फोकस गाजा से हटकर पूरी तरह से इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ आ जाए और ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको शांत किया जा सके। ये मामला कर ही पाए थे, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है तब तक ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और कहीं ना कहीं ये इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरी तरह से ठंडे बस्ते में जा रहा है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। साथियों, यह है मेरा प्यारा भारत जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती रही हूँ, जिसकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज्यादा आन मान शान जैसी रहती है। चाहे कुछ भी होता रहे पर हम हमेशा चाहेंगे कि भारत हमेशा सुरक्षित रहे और जिस भी लक्ष्य के साथ भारत बढ़ता जा रहा है, जिस भी आर्थिक विकास के मुद्दे की तरफ भारत का रुख है, उसमें किसी भी तरीके की कमी नहीं आनी चाहिए। पर अफसोस की बात यह है कि लगातार खाड़ी क्षेत्रों के संघर्ष भारत की विकास की दर को भी कम करते जा रहे हैं। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलिए, उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए 50% का ऑफ और 6 मंथ का एक्सटेंशन लेकर आया है। मेरे जितने भी साथी अनअकैडमी के साथ एनरोल करना चाहते हैं, आप अनअकैडमी के
आरंभ बैच में या फिर ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। गाइस, ये ऐसे बैचेस हैं जो आपको जीरो से हीरो तक की तैयारी करा रहे हैं। साथ में अनअकैडमी आपके लिए कुछ लकी ड्रॉ के भी ऑफर्स लेकर आया है, जो जिसमें आप लोग बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस को भी जीत सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड है श्रेया10, इसे लगाना मत भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अभी मैंने आपको आरंभ बैच के बारे में बताया। ये एक ऐसा बैच है जो 2025-26 के बच्चों के लिए स्पेशली क्रिएट किया गया बैच है, और यहाँ पर आपके टॉप प्रोफेसर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। गाइस, ये बैच 13 अप्रैल को लाइव हो चुका है। जल्दी से इसमें इनरोल कर लीजिए, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड है श्रेया10, इसे लगाना मत भूलिएगा। साथ में ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम, जो कि आपका इंग्लिश मीडियम का कोर्स है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप इस कोड के साथ जा सकते हैं, जो कि है श्रेया10। साथ में साथियों, अनअकैडमी आपके लिए अप्रैल के महीने में ऑप्शनल का भी कोर्सेज लेकर आया है। मेरे जितने भी प्यारे साथी ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं, ऑप्शनल डिसाइड कर चुके हैं और उनको कोर्स चाहिए, तो अनअकैडमी आपके लिए आपके सारे फेवरेट सब्जेक्ट लेकर आया है। ये बैच आपका 22 अप्रैल को लाइव हो रहे हैं। गाइस, जल्दी से इसमें एनरोल कर लीजिए, जिससे कि 1 डे से आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर पाएं और आखिरी समय पर सिलेक्शन को अपने नाम कर पाएं। साथियों, चलेंगे लास्ट स्लाइड की तरफ। ये है हमारी लास्ट स्लाइड। जितने भी मेरे साथी अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, आप मेरा कोड श्रेया10 लगा सकते हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो मेरी प्रोफाइल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे साथ पर्सनली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर मेरी प्रोफाइल का नाम है श्रेया मैम, आप इसे डबल क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि जितने भी मेरे लाइव लेक्चर्स आपको वहां मिलते हैं, आप उनमें मेरे साथ एनरोल कर पाओगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना पाओगे। गाइस, इसी के साथ आपकी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर क्या राय है, आप क्या सोचते हो, किस तरह से आप यूपीएससी एज अ यूपीएससी स्टूडेंट, आपकी क्या क्रिटिकल थिंकिंग है, कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज को शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि जितनी बार आप चीज़ों को लिखते हैं उतनी बार आप याद करते हैं। साथ में जितने भी बच्चे बाद में इस वीडियो को देखते हैं, उन सभी की भी आप मदद करते हैं। चलिए गाइस, इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल।